रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एम्बेड करने के कई स्टेप्स होते हैं। मोनो रन टाइम की कंपाइलिंग तथा लिंकिंग, मोनो रन टाइम की इनिशियलाइजिंग, विकल्पतः सी कोड को C#/CIL यूनिवर्स से एक्सपोज करें। रन टाइम लाइब्रेरी रन टाइम एनवायरनमेंट बिहेवियर का कुछ भाग इंप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन कोई अगर उपलब्ध कॉल के कोड को पढ़ता है, वे अक्सर सूचनाओं के पैकेज की पतली रैपर होते हैं और जो रन टाइम एनवायरनमेंट अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजे जाते हैं। हालांकि कभी-कभी टर्म रन टाइम लाइब्रेरी का मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट के कोड के समावेश को शामिल करता है, भले ही कोड का ज्यादा भाग लाइब्रेरी कॉल से सीधे नहीं पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रन टाइम लाइब्रेरी एक न्यूनतम आवश्यकता है। सामान्यतः CRT 0 कहा जाता है, लेकिन बड़े स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिफाइन या परिभाषित करता है C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहलाती है, जो प्रत्येक इंप्लीमेंटेशन के साथ दी जाती है। C कंपाइलर तथा क्रॉस कंपाइलर। साधारणतः C प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया 4 चरणों को मिलाकर एग्जीक्यूटेबल .exe बनता है। 1. प्री प्रोसेसिंग, 2. कंपाइलेशन, 3. असेंबली, 4. लिंकिंग। प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, लिंकिंग। 1. प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसर C++ सोर्स कोड फाइल को लेता है तथा #includes, #defines और दूसरे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से डील करता है। इस चरण का आउटपुट प्योर C++ फाइल बिना किसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के होता है। 2. कंपाइलेशन। कंपाइलर प्री प्रोसेसर आउटपुट को लेता है और इससे एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। 3. लिंकिंग। लिंकर कंपाइलर द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट फाइल को लेकर या तो लाइब्रेरी अथवा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। एग्जीक्यूटेबल का निर्माण एक मल्टी स्टेज प्रक्रिया है जो 2 कंपोनेंट में विभाजित की गई है, कंपाइलेशन तथा लिंकिंग। वास्तव में अगर कोई प्रोग्राम कंपाइल्स फाइन करता है, फिर भी लिंकिंग अवस्था के एरर के कारण यह सही में काम नहीं कर सकता है। सोर्स कोड फाइल से लेकर एग्जीक्यूटेबल तक जाने की संपूर्ण प्रक्रिया को बेहतर रूप में बिल्ड कहा जाता है। प्री प्रोसेसिंग। यह सबसे पहला चरण है जिससे सोर्स कोड गुजरता है। इस चरण में दिए गए टास्क होते हैं। 1. मैक्रो सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। 2. कमेंट्स निकाल दिए जाते हैं। 3. शामिल किए गए फाइल का विस्तार। प्री प्रोसेसर हेडर फाइल मैक्रो का विस्तार सशर्त कंपाइलेशन तथा लाइन कंट्रोल को समावेश करने की अनुमति देता है। बहुत बार आपको अपने कंपाइलर को विशेष इंस्ट्रक्शंस या दिशा निर्देश देने की आवश्यकता पड़ेगी। यह काम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को अपने कोड में इंसर्ट करके किया जाता है। जब आप अपने कोड की कंपाइलिंग शुरू करते हैं, तब एक विशेष प्रोग्राम जिसे प्री प्रोसेसर कहा जाता है, वह सोर्स कोड को स्कैन करता है तथा पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत अन्य के लिए टोकनाइज्ड स्ट्रिंग का सरल सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन करता है। प्री प्रोसेसर C लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। लैंग्वेज में सभी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का प्रारंभ पाउंड कैरेक्टर हैश से होता है। उदाहरण #include stdio.h > इस डायरेक्टिव के कारण आपके प्रोग्राम में हेडर शामिल होता है। दूसरे डायरेक्टिव जैसे #pragma कंपाइलर की सेटिंग तथा मैक्रोस को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण दिए गए कोड hello.c में आप देख सकते हैं कि मैक्रो का प्रतिस्थापन उसके वैल्यू प्रिंट fma_age 21 से printf स्टेटमेंट में। कमेंट्स निकाल दिए गए हैं। // लाइन 1 // लाइन 2 तथा // लाइन 5 और लाइब्रेरीज का विस्तार
लेस देन stdio.h ग्रेटर देन में किया गया है। कंपाइलेशन दूसरा पास है। यह प्री प्रोसेसर का आउटपुट लेकर असेंबलर सोर्स कोड उत्पन्न करता है। कंपाइलेशन प्रोसेसिंग के सोर्स कोड फाइल्स .c, .cc या .cpp तथा ऑब्जेक्ट फाइल के क्रिएशन या सृजन का उल्लेख करता है। यह चरण ऐसा कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करता है जो यूजर वास्तव में रन कर सके। इसके बदले कंपाइलर मात्र मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस ही उत्पन्न करता है जो उस सोर्स कोड फाइल जिन्हें कंपाइल किया गया है के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 3 अलग फाइल कंपाइल लेकिन लिंक नहीं किया है तो आपके पास 3 अलग ऑब्जेक्ट फाइल्स आउटपुट की तरह क्रिएट या सृजन हो जाएंगे, जिनके नाम .o या .obj होंगे। एक्सटेंशन आपके कंपाइलर पर निर्भर है। इनमें से प्रत्येक फाइल में आपके सोर्स कोड फाइल का ट्रांसलेशन मशीन लैंग्वेज फाइल में होगा, पर आप उन्हें अभी चला नहीं पाएंगे। आपको उन्हें एग्जीक्यूटेबल में बदलना होगा ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसे प्रयोग में ला सके। सिंटैक्स की जांच करना। जब प्रोग्राम में कोई एरर निकलती है तो कंपाइलर सामान्यतः फाइल नाम तथा वह लाइन जो कंपाइलेशन को रोक रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर सोर्स कोड के इक्विवेलेंट या समकक्ष मशीन कोड बनाता है जिसे फाइनल प्रोग्राम में लिंक कर सकते हैं। कोड अपने आप में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका लिंकिंग चरण पूरा नहीं हुआ है। क्रॉस कंपाइलर वह कंपाइलर होता है जो ऐसे एग्जीक्यूटेबल कोड के निर्माण में सक्षम होता है जिसका प्रयोग उस प्लेटफॉर्म जिस पर कंपाइलर चल रहा है उसके अलावा भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लाइनेक्स, ARM कंपाइल करने के लिए आपको पहले इसकी लाइब्रेरीज प्राप्त करनी होगी जिसके प्रतिकूल कंपाइल होगा। एक मशीन से बहुत सारे प्लेटफॉर्म कंपाइल करने के लिए क्रॉस कंपाइलर के लिए बहुत जरूरी है। एक प्लेटफॉर्म कंपाइलर रन करने के लिए अव्यावहारिक हो सकता है, जैसे एक एम्बेडेड सिस्टम के माइक्रो कंट्रोलर के लिए, क्योंकि ऐसे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। पैरावर्चुअलाइजेशन में एक मशीन कई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है तथा एक क्रॉस कंपाइलर एक मुख्य सोर्स से प्रत्येक के लिए एग्जीक्यूटेबल उत्पन्न कर सकता है। क्रॉस कंपाइलर को सोर्स टू सोर्स कंपाइलर से भ्रम नहीं करना चाहिए। क्रॉस कंपाइलर क्रॉस प्लेटफॉर्म बाइनरी कोड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है, जबकि सोर्स टू सोर्स कंपाइलर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे में सिर्फ अनुवाद करता है। दोनों ही प्रोग्रामिंग टूल हैं। क्रॉस कंपाइलर का मौलिक उपयोग बिल्ड एनवायरनमेंट को टारगेट एनवायरनमेंट से अलग करने में होता है। यह कई परिस्थितियों में लाभदायक है। बूटस्ट्रैपिंग एक नया प्लेटफॉर्म है। जब नए प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करते हैं अथवा भविष्य में आने वाले प्लेटफॉर्म का एम्यूलेटर, तो क्रॉस कंपाइलर का प्रयोग जरूरी टूल्स को कंपाइल करने में होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एक नेटिव कंपाइलर। एम्बेडेड कंप्यूटर, जहां उपकरण के पास बिल्कुल कम साधन होता है। उदाहरण के लिए माइक्रोवेव ओवन के पास एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होगा जो उसके टच पैड तथा डोर के सेंसर को पढ़कर उसका आउटपुट डिजिटल डिस्प्ले तथा स्पीकर को दे सकेगा और खाना बनाने में मशीन का नियंत्रण करेगा। यह कंप्यूटर इतना पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगा कि एक कंपाइलर फाइल सिस्टम अथवा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को रन कर सके। चूंकि डिबगिंग और टेस्टिंग को भी एम्बेडेड सिस्टम में उपलब्ध कुछ साधन के अलावा कुछ और साधन चाहिए, क्रॉस कंपाइलेशन कम से कम संबद्ध हो सकता है तथा नेटिव कंपाइलेशन की तुलना में इसमें कम एरर्स होने की संभावना है। असेंबली कंपाइलेशन का तीसरा चरण है। यह असेंबली सोर्स कोड को लेकर ऑफसेट्स के साथ असेंबली लिस्टिंग उत्पन्न करता है। असेंबलर आउटपुट ऑब्जेक्ट फाइल में स्टोर होता है। चूंकि इस चरण का आउटपुट मशीन लेवल फाइल होता है, इसलिए हम इसके विषय वस्तु या कंटेंट को नहीं देख सकते हैं। अगर आप फिर भी खोलकर देखने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो पूर्ण पढ़ने योग्य या रीडेबल नहीं होगा।
इस कोड की व्याख्या ELF यानी एग्जीक्यूटेबल तथा लिंकेबल फॉर्मेट हो सकती है। यह मशीन लेवल ऑब्जेक्ट फाइल्स तथा एग्जीक्यूटेबल के लिए अपेक्षाकृत नया फॉर्मेट है जिसका उत्पादन GCC द्वारा हुआ है। लो लेवल टास्क जो या तो असेंबली में अथवा सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। यह प्रोग्रामर के लिए C कंपाइलर के असेंबली आउटपुट देखने में, हैंड एडिट में या असेंबली कोड को हैंड ऑप्टिमाइज करने में अक्सर उपयोगी होता है। असेंबली टाइम क्रिटिकल या रियल टाइम प्रोसेस के लिए भी उपयोगी होता है क्योंकि दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज की तरह इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होती कि कोड कैसे कंपाइल होगा। टाइमिंग को सख्ती से नियंत्रित किया जा सकता है जो सरल उपकरण ड्राइवर लिखने में उपयोगी है। इनलाइन असेंबली C प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में असेंबली कोड फ्रैगमेंट्स प्रयोग करने का एक सबसे आम विधि इनलाइन असेंबली कहलाती है। इनलाइन असेंबली अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग तरीके से इन्वोक या लागू होता है। इनलाइन असेंबली में प्रयोग में आने वाला असेंबली लैंग्वेज सिंटैक्स C कंपाइलर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले असेंबली इंजन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट C++ इनलाइन असेंबली कमांड्स के लिए केवल MASM सिंटैक्स को स्वीकार करता है, जबकि GNU/GCC इनलाइन असेंबली में केवल GAS सिंटैक्स को स्वीकार करता है। AT&T सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनलाइन असेंबली के लाभ: छोटे असेंबली रूटीन्स कोड फाइल के C फंक्शन में सीधे एम्बेड किए जा सकते हैं। मिक्स्ड लैंग्वेज फाइल फिर C कंपाइलर से एक कमांड से पूरी तरह कंपाइल हो सकते हैं। असेंबली कोड का असेंबलर से कंपाइल करने के विपरीत C कंपाइलर से C कोड कंपाइल करना तथा फिर दोनों को साथ जोड़ना। यह तेज या आसान विधि है। अगर इनलाइन असेंबली फंक्शन में एम्बेडेड है, फिर प्रोग्रामर को हैश कॉलिंग कन्वेंशंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि जब कंपाइलर बदलने से किसी और कॉलिंग कन्वेंशन में बदल जाता है। लिंकिंग कई ऑब्जेक्ट फाइल्स से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इस चरण में लिंकर अपरिभाषित फंक्शन, सामान्यतः मेन ही, के बारे में शिकायत करना सामान्य है। कंपाइलेशन के दौरान अगर कंपाइलर किसी खास फंक्शन की परिभाषा नहीं पाता है, तो यह मान लेता है कि फंक्शन किसी दूसरे फाइल में परिभाषित किया गया होगा। अगर ये स्थिति नहीं है, तब कंपाइलर को जानने का और कोई तरीका नहीं है। यह एक समय में एक ही फाइल के विषय वस्तु या कंटेंट को देखता है। दूसरी ओर लिंकर कई फाइल्स को देखकर उन फंक्शंस के लिए जिनका उल्लेख नहीं किया गया है, उनके रेफरेंसेस या संदर्भ जानने की कोशिश करता है। कंपाइलर अपना काम करता है तथा लिंकर अपना काम करता है। फंक्शंस को अलग रखकर प्रोग्राम की जटिलता कम हो जाती है। एक अन्य अधिक स्पष्ट लाभ यह है कि जब भी फाइल में बदलाव आता है, बिना कंपाइलेशन का चरण दोहराए यह बड़े प्रोग्राम को बनाने की अनुमति बगैर किसी तथाकथित कंडीशनल कंपाइलेशन के उपयोग के देता है। जिस सोर्स फाइल में बदलाव आया है उसे कंपाइल करना जरूरी है, बाकी के लिए ऑब्जेक्ट फाइल ही लिंकर के लिए पर्याप्त इनपुट है। यह प्री कंपाइल्ड कोड के लाइब्रेरी का इम्प्लीमेंटेशन सरल करता है। बस ऑब्जेक्ट फाइल बनाएं तथा उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट फाइल से लिंक कर दें। असल में प्रत्येक फाइल अन्य फाइल में निहित जानकारी से अलग कंपाइल की गई है। संयोग से इसे सेपरेट कंपाइलेशन मॉडल कहते हैं। लिंकर कोड के ब्लॉक को अलग अलग कंपाइल करने की अनुमति देता है। यह कोड बनाने की पूरी प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है तथा यूजर को ब्लॉक का उपयोग बाद में कैसे करना है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अर्थात उन्हें मेमोरी में रिलोकेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हर प्रत्येक एड्रेस में 1000 का योग ब्लॉक को 1000 एड्रेस सेल ऊपर कर देगा। कंडीशन कंपाइलेशन का पूरा फायदा लेने के लिए किसी प्रोग्राम की मदद लेना कदाचित आसान है, इसके बजाय कि पिछले कंपाइलेशन में आपने किस फाइल में बदलाव किया था।
आप यह बिल्कुल कर सकते हैं कि जिस फाइल का टाइम स्टैम्प उसके ऑब्जेक्ट फाइल के टाइम स्टैम्प के अनुरूप नहीं है उसे फिर से कंपाइल करें। कंपाइलेशन फेज या अवस्था तथा लिंक अवस्था में अंतर जानने से बग को खोजना आसान है। कंपाइलर की एरर्स सामान्यतः सिंटैक्टिक स्वरूप की होती है, एक सेमीकोलन कम, एक पैरेंथेसिस ज्यादा। लिंकिंग एरर अक्सर भूले हुए अथवा बहुत से परिभाषाओं से होता है। अगर आपको लिंकर से ऐसा एरर आता है कि एक फंक्शन या वेरिएबल को बहुत बार परिभाषित किया गया है, तो यह एक अच्छा सूचक है कि आपके दो सोर्स कोड फाइल का फंक्शन या वेरिएबल एक है। इस चरण के सामान्य गलतियां या तो भूला हुआ फंक्शन अथवा फंक्शन का दोहराना है। लिंकर एरर इस वजह से भी हो सकता है कि जब आपने फंक्शन को घोषित तथा परिभाषित किया तब आप उससे जुड़े अनिवार्य ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकिंग प्रक्रिया में शामिल करने में विफल हो गए। कभी-कभी एक सूक्ष्म गलती होती है जब लिंकर किसी क्लास, फंक्शन या वेरिएबल के एक से ज्यादा परिभाषा होने की शिकायत करता है। यह मुद्दा कई तरीकों में से एक में आ सकता है। पहला, किसी ऑब्जेक्ट की सही में दो परिभाषा है। उदाहरण के लिए, दो ग्लोबल वेरिएबल और दोनों को बाहरी वेरिएबल घोषित किया गया है जो सोर्स कोड फाइल के बाहर से उपलब्ध है। यह दोनों के लिए लेजिटिमेट या वैध चिंता का विषय है। अंतिम विचित्र प्रकार की लिंकिंग एरर मेन के लिए अपरिभाषित रेफरेंस शिकायत के रूप में हो सकती है। डीबगिंग डीबगिंग उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण करने की प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है। डीबगिंग कंप्यूटर प्रोग्राम से बग अथवा कमियों की संख्या कम करने तथा खोजने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। टेस्टिंग प्रोग्राम की क्षमता का अभ्यास इनपुट वैल्यूज की व्यापक श्रृंखला के साथ स्टिमुलेट करके किया जाता है। सबसे पहले प्रोग्राम को साधारण परिस्थितियों में टेस्ट किया जाता है। अगर यह काम करता है तब विशेष स्थितियों तथा सीमांत शर्तों का परीक्षण होता है। टेस्ट सावधानी पूर्वक इंजीनियर किया जाना चाहिए जो प्रोग्राम की सभी शाखाओं का इम्प्लीमेंटेशन कर सके और इस तरह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक निर्णायक नोड सही इम्प्लीमेंट किया गया है। प्रोग्राम द्वारा किसी भी अजीब प्रदर्शन को एक संभावित बग माना जाता है जिसकी जांच की जानी चाहिए। स्टेबलाइजेशन द्वितीय चरण है जो किसी हद तक एक विशिष्ट बग को इच्छानुसार उत्पन्न करने की स्थिति को नियंत्रित करता है। आमतौर पर दिए गए टेस्ट की शर्तों की श्रेणी बग प्रकट होने का कारण होती है तथा स्टेटमेंट को सोर्स कोड में जोड़ने के बाद भी बग रहेगा। लोकलाइजेशन संभावित सीमाओं को तब तक सीमित करे जब तक बग किसी विशिष्ट वेरिएबल अथवा कोड के सेगमेंट में सीमित हो जाए। डिबगिंग टूल की विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में जरूरत होती है। सिस्टम में बग की पहचान तथा ठीक करना, उदाहरण लॉजिकल या कोड में सिंक्रोनाइजेशन की समस्या अथवा हार्डवेयर में डिजाइन एरर। सिस्टम के ऑपरेटिंग अवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा करना जिसका प्रयोग सिस्टम के एनालिसिस या विश्लेषण में हो सकता है। इसके प्रदर्शन को बढ़ावा देने के तरीके खोजने के लिए अथवा अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं का अनुकूलन करने के लिए, उदाहरण ऊर्जा की खपत, विश्वसनीयता, रियल टाइम रिस्पॉन्स इत्यादि। एक इन सर्किट डिबगर यानी आईसीडी एक हार्डवेयर उपकरण है जो JTAG या नेक्सस इंटरफेस से होकर माइक्रोप्रोसेसर को जोड़ता है। यह माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेशन को बाहर से नियंत्रित करने की अनुमति देता है, लेकिन आमतौर पर प्रोसेसर की विशिष्ट डिबगिंग क्षमताओं तक सीमित होता है। एक इन सर्किट एम्यूलेटर यानी ICE माइक्रोप्रोसेसर को सिम्युलेटेड अनुरूप से बदल देता है और इसके सभी पहलुओं पर पूरा नियंत्रण प्रदान करता है। एक संपूर्ण एम्यूलेटर हार्डवेयर के सभी पहलुओं का सिमुलेशन प्रदान करता है और इनका नियंत्रण, संशोधन तथा एक सामान्य पीसी पर डिबगिंग करने की अनुमति देता है। धीमी गति से ऑपरेशन और खर्च इसका नकारात्मक पहलू है। कुछ स्थितियों में अंतिम प्रणाली से 100x गुना तक धीमा होता है। SoC डिजाइन के लिए विशिष्ट अप्रोच FPGA प्रोटोटाइप बोर्ड पर डिजाइन को वेरीफाई तथा डिबग करना है।
टूल्स जैसे सर्ट्स का प्रयोग FPGA RTL प्रोब्स में इंसर्ट करने में होता है, जो संकेतों को अवलोकन के लिए उपलब्ध करता है। इसका उपयोग हार्डवेयर, फर्मवेयर तथा सॉफ्टवेयर अंतःक्रिया को सभी उपलब्ध FPGA मल्टीपल, जिसकी क्षमता लॉजिक एनालाइजर के जैसी है, को डिबग करने में होता है। डिबगिंग, प्रिंटिंग द्वारा डिबगिंग। डिबगिंग की सबसे आम तकनीक मॉनिटरिंग है, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ को उपयुक्त बिंदुओं पर बुलाकर किया जाता है। जब आप कर्नेल कोड डिबग कर रहे हैं तो यह लक्ष्य प्रिंट के से पूरा कर सकते हैं। एक अंतर यह है कि प्रिंट के आपको संदेशों का वर्गीकरण उसकी गंभीरता को विभिन्न लॉग लेवल या प्रायोरिटीज से जोड़कर करने देता है। सामान्यतः लॉग लेवल को एक मैक्रो से दिखाते हैं। उदाहरण के लिए kern_info, जो हमने कुछ पहले प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रीपेंडेड देखा, जो संभावित लॉग लेवल के संदेशों में से एक है। लॉग लेवल मैक्रो स्ट्रिंग के लिए फैलता है, जो कंपाइल करते समय मैसेज टेक्स्ट में श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसीलिए दिए गए उदाहरण में प्रायोरिटी तथा फॉर्मेट स्ट्रिंग के बीच कोई कॉमा नहीं है। यहाँ प्रिंट के कमांड के दो उदाहरण हैं, एक डिबग संदेश तथा एक क्रिटिकल संदेश। डिबगिंग, क्वेरिंग या पूछताछ से डिबगिंग। प्रिंट के का बड़े पैमाने पर उपयोग सिस्टम को काफी धीमा कर देता है, क्योंकि SYS-LOGD आउटपुट फाइल्स को सिंक्रोनाइज करता रहता है। इस तरह प्रत्येक लाइन जो प्रिंट किया जाता है डिस्क ऑपरेशन का कारण होता है। SYS-LOGDs के नजरिए से यह एक सही इम्प्लीमेंटेशन है। मैसेज प्रिंट होने के तुरंत बाद सिस्टम क्रैश होने की स्थिति में यह हर चीज डिस्क पर लिखने की कोशिश करता है। हालांकि डिबगिंग संदेशों की वजह से आप अपना सिस्टम धीमा नहीं होने देना चाहते हैं। इस समस्या का समाधान अपने लॉग फाइल /etc/syslogd.conf, जो इस तरह दिखते हैं, उसके पहले एक माइनस लगाकर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बदलने के साथ समस्या यह है कि डिबगिंग खत्म होने के बाद भी तब्दीली या मॉडिफिकेशन की वहां रहने की संभावना है, भले ही सामान्य सिस्टम ऑपरेशन के दौरान आप उन संदेशों को जल्दी से जल्दी डिस्क से निकाल देना चाहते हैं। ऐसा स्थायी परिवर्तन का एक विकल्प है कि KLOGD, जैसे कि cat/proc/kmsg, जैसा कि पहले व्यक्त किया गया है, के बदले एक प्रोग्राम चलाना है, लेकिन यह सामान्य सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकता है। डिबगिंग, वॉचिंग द्वारा डिबगिंग। कभी-कभी छोटी समस्याएं यूजर स्पेस में एप्लीकेशन का बर्ताव देखकर पता किया जा सकता है। प्रोग्राम्स को देखना इस विश्वास के बनने में मदद करता है कि ड्राइवर सही ढंग से काम कर रहा है। उदाहरण के लिए हम SSCULL के लिए आश्वस्त महसूस करने लगे जब हमने देखा कि कैसे इसकी रीड इम्प्लीमेंटेशन विभिन्न मात्रा के डाटा के रीड अनुरोध पर प्रतिक्रिया दे रही है। यूजर स्पेस प्रोग्राम की कार्यप्रणाली देखने के कई तरीके हैं। आप एक डिबगर को उस पर अपने फंक्शंस के माध्यम से चला सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स जोड़ सकते हैं अथवा प्रोग्राम को स्ट्रेस के अंदर चला सकते हैं। स्ट्रेस कमांड एक शक्तिशाली टूल है जो यूजर स्पेस प्रोग्राम द्वारा जारी किए गए सभी सिस्टम कॉल को दिखाता है। यह सिर्फ कॉल ही नहीं दिखाता है, बल्कि कॉल करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स भी दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक रूप में मान वापस करता है। जब सिस्टम कॉल फेल होता है, एरर का सिंबॉलिक मान, उदाहरण ENOMEM, तथा तदनुसार स्ट्रिंग मेमोरी के बाहर दिखाता है। स्ट्रेस के कई कमांड लाइन विकल्प हैं। इन सब में सबसे ज्यादा उपयोगी -t है, जो प्रत्येक कॉल के एग्जीक्यूट होने का समय दिखाता है। -t कॉल में बिताया गया समय दिखाता है। -e कॉल के प्रकार के लिए लिमिट का पता लगाता है। -o आउटपुट को फाइल की ओर पुनः निर्देशित करता है।
डिफॉल्ट के तौर पर स्ट्रेस प्रिंट्स stderr पर जानकारी ट्रेस करता है। डिबगिंग, डिफॉल्ट द्वारा डिबगिंग। कभी कभी बग ड्राइवर में रहते हैं तथा जब ड्राइवर एग्जीक्यूट होता है तो सिस्टम फॉल्ट करता है। जब ऐसा होता है तब समस्या का समाधान करने के लिए जितना संभव हो उतनी जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। नोट करें कि फॉल्ट का मतलब पैनिक नहीं है। सिस्टम पैनिक हो सकता है अगर फॉल्ट प्रक्रिया के कॉन्टेक्ट्स के बाहर होता है या यदि सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। लेकिन जब समस्या ड्राइवर एरर की वजह से होता है तो आमतौर पर इसका परिणाम दुर्भाग्यशाली ड्राइवर का उपयोग किए जाने से प्रक्रिया की अचानक मौत होती है। जब एक प्रक्रिया नष्ट हो जाता है तो प्रक्रिया के संदर्भ में एलोकेटेड मेमोरी का खोना ही एक वापस न मिल सकने योग्य क्षति है। उदाहरण के लिए KMALLOC द्वारा ड्राइवर को एलोकेटेड डायनामिक सूची नष्ट हो सकता है। हालांकि प्रक्रिया की मौत के बाद में किसी भी खुले उपकरण के लिए कर्नेल क्लोज ऑपरेशन कॉल करता है और आपका ड्राइवर ओपन या खुले विधि से जो भी एलोकेट किया गया था उसे छोड़ सकता है। GDB का उपयोग। GDB सिस्टम इंटरनल्स को देखने के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। डिबगर का इस स्तर पर कुशल उपयोग करने के लिए GDB कमांड के साथ विश्वास, टारगेट प्लेटफॉर्म के लिए असेंबली कोड की कुछ समझ तथा सोर्स कोड को मैच करने की क्षमता और असेंबली को ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है। चलते हुए कर्नेल पर GDB डिसअसेंबल कमांड से, जिसका संक्षिप्त रूप DISASS है, या एग्जामिन इंस्ट्रक्शंस X/I कमांड से एक महत्वपूर्ण कार्य डिसअसेंबलिंग फंक्शंस करता है। डिसअसेंबल कमांड अपने आर्ग्यूमेंट को या तो एक फंक्शन नाम या एक मेमोरी रेंज में लेता है, जबकि X/I एक मेमोरी एड्रेस एक प्रतीक नाम के रूप में भी लेता है। आप उदाहरण के लिए X/20I को 20 इंस्ट्रक्शंस डिसअसेंबल करने के लिए इन्वोक कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप मॉड्यूल फंक्शन को डिसअसेंबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिबगर VM लाइनक्स पर काम कर रहा है जिसे मॉड्यूल के बारे में पता नहीं है। जब आप कर्नेल पर काम करते हैं तो GDB द्वारा सामान्य रूप से प्रदान की जाने वाली कई क्षमताएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए GDB कर्नेल डाटा को मॉडिफाई करने में सक्षम नहीं है। यह प्रोग्राम जो डिबग किया जा रहा है उसके मेमोरी इमेज से खेलने से पहले अपने नियंत्रण में रखने की उम्मीद करता है। कर्नेल फंक्शंस के माध्यम से ब्रेक पॉइंट या वॉच पॉइंट या सिंगल स्टेप सेट करना भी मुश्किल है।